बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने नर्सिंग प्रोसेस शुरू किया हुआ था, उसमें हमने असेसमेंट पढ़ा था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डायग्नोज। जिस तरह हमने नर्सिंग प्रोसेस में सबसे पहले असेसमेंट पढ़ा था, असेसमेंट पे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेटा ये सारे पढ़े हुए थे। सेकंड नंबर में हमारे पास डायग्नोज आ रहा था। जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है और हम पेशेंट को असेस कर रहे होते हैं, सबसे पहले असेसमेंट में हमने उनके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेटा ले लिया। अब उससे जो डेटा हमने कलेक्ट किया हुआ है, अब उस पे हमने वो जो साइन सिम्टम हमें उसने बताए हुए हैं या हमने ऑब्जर्व किए हुए हैं, अब उसका डायग्नोज निकालना है आपने। अब डायग्नोज क्या चीज़ है, अब यहाँ पे आप देखें, डायग्नोज इज द सेकंड पेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। इन दिस पेज nurse use critical thinking skill to interpret assessment data to identify client problems. सेकंड पेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस में डायग्नोज के जो सेकंड पेज है, इसमें एक नर्स क्या कर रहा होता है, एक तो वो क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ कर रहा होता है। क्रिटिकल थिंकिंग करने क्या चीज़ है, क्रिटिकल थिंकिंग है जो मसाइल को समझे और फिर उसको हल करने के लिए जो हक़ाइक़ जो सलाहियत बंदा रख रहा होता है, उसको क्रिटिकल थिंकिंग बोल रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप हॉस्पिटल में एज अ नर्स आपकी ड्यूटी है, आपके साथ कोई इस तरह का एक हादसा आ जाता है कि पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पेशेंट की कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो जाती है कि उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप हो जाती है, या उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, या उसका फीवर बहुत ज़्यादा हो जाता है एकदम से, या उसका रिस्पिरेटरी रेट कम हो जाता है, सांस लेने में उसको मसला आ रहा होता है। और उस टाइम आपके पास कोई डॉक्टर या कोई सीनियर या कोई आपका सीनियर इंचार्ज या कोई दूसरा बंदा नहीं होता जो आपको गाइड करे, और उस टाइम आप खुद अपनी नॉलेज और अपने स्किल्स की बेस पे जल्दी से उसको ट्रीट करना शुरू कर दो। ठीक है, ये क्रिटिकल थिंकिंग होती है कि जल्दी आप अपनी सलाहियतों से उसको ठीक करा दें और पेशेंट ठीक हो जाए। अब नेंडा रिफाइन नर्सिंग डायग्नोज। तो ऑप्शन नेंडा डिफिनीशन ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। अब नेंडा क्या है, नेंडा है नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोस्टिक एसोसिएशन है एक, जिन्होंने फिर डायग्नोज की डिफिनीशन बताई हुई है। अब डायग्नोज की डिफिनीशन क्या है, अ क्लिनिकल जजमेंट एंड कंसर्निंग अ ह्यूमन रिस्पॉन्स टू हेल्थ कंडीशन, लाइफ प्रोसेस और अ वल्नरेबिलिटी डेट और रिस्पॉन्स पर एन इंडिविजुअल, फैमिली, ग्रुप और कम्युनिटी। नेंडा ये कह रहे हैं एक क्लिनिकल जजमेंटल जिसमें एक ह्यूमन रिस्पॉन्स करता है, एक हेल्थी कंडीशन अपनी लाइफ प्रोसेस जो गुजार रहा है, एक उसकी लाइफ में एक कमज़ोरी आ जाती है। कमज़ोरी मीन कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई बीमारी आ गई, ठीक है, जिसकी वजह से वो अब पहले जैसा रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा होता। उसको फीवर हो गया, उसको हेडेक हो गई, या वटेवर जो भी है, ठीक है, इस तरह के उसको कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, चाहे वो एक बंदा हो अकेले उसको कोई मसला हो, या पूरी फैमिली को इश्यूज़ आ रहे हो, या ग्रुप के फॉर्म में इश्यूज़ आ रहे हो, या कम्युनिटी के फॉर्म में इश्यूज़ आ रहे हो। डायग्नोसिस इज टू, सबसे पहले डायग्नोज हमने 3 किस्म पे हमने डायग्नोज करने हैं। सबसे पहले डेटा एनालाइज कर रहे हैं, एनालाइज द डेटा, हमने सारा डेटा कलेक्ट करना है, सबको एक तरतीब वाइज रखना है, उसको देखना है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई हेल्थ प्रॉब्लम रिस्क एंड स्ट्रेंथ, हमने आइडेंटिफाई करने हैं कि इश्यूज़ क्या है, सबसे अहम चीज़ रिस्क क्या है कि ये और आगे किस हद तक जा सकते हैं, ठीक है, और स्ट्रेंथ की ये कितना ताकतवर है, जो डिजीज़ जो बीमारी इसको लगी हुई है ये कितनी ताकतवर है। फार्मूला डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट, हमने तजवीज़ करना है एक डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट कि किस तरह अब हमने इस बीमारी को यहाँ पे स्टॉप करना है, इसको मुकम्मल ख़त्म करना है, इस प्रॉब्लम को हल करना है। स्टेटस ऑफ नर्सिंग डायग्नोज, status refers to actuality or potentiality of the diagnosis, the categorization of the diagnosis. NENDA International, the kind of nursing diagnosis according to a status are। अब देखें एक्चुअलिटी पोटेंशियलिटी क्या चीज़ है। एक्चुअलिटी ये होते हैं कि फॉर एग्जांपल अभी कोई बंदा आ रहा है, कोई पेशेंट आया हुआ है अभी किसी डिजीज़ के साथ, फॉर एग्जांपल वो एक डिजीज़ के साथ आया हुआ है कि अचानक से उसका बीपी हाई हो गया, या अचानक से उसको ज़्यादा हेडेक हो गई, मोशन लग गई, या वोमिटिंग स्टार्ट हो गई, या एब्डोमिनल पेन या कहीं भी पेन शुरू हो गया, ये होगा एक्चुअल।
पोटेंशियल वो होगा जो पहले से हो, मतलब 2-3 महीने, साल, 10 साल, 20 साल, जो बहुत टाइम से, बहुत अरसे से वो बीमारी इसको हो रही हो, उसको पोटेंशियलिटी बोलती है। जैसे कि शुगर लग गया, ब्लड प्रेशर का मसला हो, दिल का मसला हो, लंग्स का मसला हो, किडनीज का मसला हो, या इसके साथ कोई कैंसर वगैरह हो, एक्सेट्रा। अब यहाँ पे जो डायग्नोस है उसको कैटेगराइज डायग्नोस किया हुआ है। इस काइंड ऑफ नर्सिंग डायग्नोस को उन्होंने स्टेटस में डिवाइड किया है। सबसे पहले 6 स्टेटस दिए हुए हैं, या तो एक्चुअल हेल्थ प्रमोशन, रिस्क, वेलनेस, पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोस एंड सिंड्रोम नर्सिंग डायग्नोस। अब ये सारे एक एक करके हम यहाँ पे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले एक्चुअल डायग्नोस। एन एक्चुअल डायग्नोस इज अ क्लाइंट प्रॉब्लम दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ नर्सिंग असेसमेंट। एग्जाम्पल, इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न एंड एंजाइटी। एक्चुअल डायग्नोस क्या है? जैसे कि हम पहले अभी पढ़ चुके हैं कि एक पेशेंट हमारे पास आता है, ठीक है, और उसी टाइम ही उसका एक इशू बना हुआ है, टाइम के साथ साथ, कि अभी फॉर एग्जाम्पल वो चल रहा था, अचानक से उसको चक्कर आ गए, वो गिर गया। पेशेंट चल रहा था, अचानक से उसकी हल्क में या गले में कोई चीज़ फंस गई और उसको सांस लेने में मसला शुरू हो गया। कुछ गा रहा था और अचानक से वो फंसे, अचानक से सीवियर अटैक आ गया, ठीक है, इस तरह। ये है एक्चुअल। अब एग्जांपल्स क्या है? इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न एंड एंजाइटी। अब उसको सांस लेने में, ब्रीथिंग पैटर्न में मसला आ रहा है, जिसकी वजह से उसको एंजाइटी शुरू हो गई, टेंशन शुरू हो गई, पता नहीं मुझे क्यों इस तरह फील हुआ, मुझे सही तरह से सांस क्यों नहीं आ रही, और वो इस टेंशन में पड़ गया, एंजाइटी में पड़ गया। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एसोसिएटेड साइन एंड सिम्टम। और ये बेस क्या है? प्रेजेंट की साइन सिम्टम, जो प्रेजेंट साइन सिम्टम है, जो मौजूदा साइन सिम्टम होगी, ये वैसी बेस पे होगी। एक्चुअल डायग्नोस इस बेस पे होगी। सेकंड, हेल्थ प्रमोशन डायग्नोस। अ हेल्थ प्रमोशन डायग्नोस relate to client preparedness to important behavior to improve their health condition. This diagnosis level begin with the press readings of enhanced and is readings for enhanced nutrition. हेल्थ प्रमोशन डायग्नोज हम रिलेट करते हैं, क्लाइंट को हम प्रिपेयर करते हैं या उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बिहेवियर को इम्प्रूव कर रहे होते हैं या उसके हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई पेशेंट आया हुआ है, ठीक है, उसकी कंडीशन ऐसी है कि उसको अपनी डिजीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है और उसका बिहेवियर भी अजीब है। क्यों? क्योंकि वो हर एक बंदे से बदतमीजी से बात कर रहा है, हर बंदे को बता रहा है कि आप मुझे क्यों नहीं समझा रहे, क्यों नहीं बता रहे कि मुझे हुआ क्या है, मुझे क्या इशू है, एक्चुअल इशू मुझे मसला क्या है। और जब कोई बंदा नहीं बताएगा तो वो उसके साथ अजीब सा बिहेव करेगा, गुस्सा होगा, बिहेवियर उसका अच्छा नहीं होगा। और जब हम उसको समझा दें, उसको उसकी कंडीशन के बारे में बता दें कि आपको ये डिजीज़ है और ये इसी वजह से हुई है, अब इसके रिस्क ये अगर हम नहीं करते तो ये आगे इस स्टेज पे जाएगा। तो इसलिए हमने अपनी ये वाली ट्रीटमेंट इसी तरह हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है और वो हमने इम्प्लीमेंट करनी है और आपने हमारा साथ देना और इसी चीज़ की वजह से तो इतने ही अरसे में आप बहुत जल्द ठीक हो जाओगे, ठीक है। और ये जो हमने डायग्नोस किया हुआ है, ये हमने स्टार्टिंग में क्या करना है, लेबल करने हैं, लिखना है, हमने डायग्नोस दिखाना है कि इसके यही इशू है, ताकि पेशेंट को भी पता चले और हम जाए। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट के रूम में हम देख रहे होते हैं, एक कोरोना पेशेंट है या टीबी है या जो भी है, हम डायग्नोस करें ताकि दूसरा बंदा भी जाए तो उसको वो लेबल पड़े और उसको पहले से पता चले कि ये इस किस्म का मरीज़ है, तो वो भी एहतियात करें। रिस्क नर्सिंग डायग्नोस। A risk nursing diagnosis is a clinical judgment that a problem does not exist, but the presence of risk factor indicate that a problem is likely to develop unless nurses intervene. रिस्क नर्सिंग डायग्नोज ये है कि क्लिनिकल जजमेंट पे हमें एक प्रॉब्लम जो हमें पता नहीं चल रहा होता है कि एक्चुअल इशू है क्या, लेकिन उसकी जो रिस्क फैक्टर्स है जो हमें इंडिकेट कर रहे होते हैं प्रॉब्लम, कि ये प्रॉब्लम इस तरह हो सकती है, ठीक है। जिस तरह मतलब ये वाली साइन सिम्टम इस बीमारी के साथ मिल रही है, मुदाखलत कर रहे हैं, इसके साथ हमें शो करा रहे हैं कि शायद ये वाला इशू हो। फॉर एग्जाम्पल, कैसे ऑल पीपल एडमिटेड टू हॉस्पिटल, सम पॉसिबिलिटी रिक्वायरिंग एन इन्फेक्शन, हैविंग अ क्लाइंट विद डायबिटीज और कंप्रोमाइज इम्यून सिस्टम।
is a higher risk than others. Therefore, the nurse would appropriately use the level risk for infection to describe the client health status. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वार्ड है, एक यूनिट है, ठीक है, उसमें हमारे पास 10 पेशेंट एडमिट है। अब 10 पेशेंट एडमिट में जो एक्वायरिंग इन्फेक्शन की बात हो रही है, नोसोकोमियल इन्फेक्शन की बात हो रही है। कुछ इन्फेक्शन हमें हॉस्पिटल से ही लगते हैं क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत सारे जर्म्स होते हैं, हर तरह तरह की किस्म की पेशेंट्स आते हैं अलग अलग डिजीज़ के साथ। तो इस वजह से तो यहाँ पे हमारे पास एक क्लाइंट है जो शुगर का मरीज़ है। शुगर के मरीज़ की इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होती है, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे होता है एज़ कम्पेयर टू अदर पेशेंट्स जो कि शुगर वगैरह या उनकी इम्यून सिस्टम वीक ना हो। तो इस पेशेंट पे बहुत जल्द वो डिजीज़ असर कर पा रही होती है। तो इसलिए हमने क्या करना है, हमने डिस्क्राइब करना है पेशेंट की, वहाँ पे लेबल लगाना है उसके रूम पे, या उसको सबसे अलग करना है, दूसरे रूम में शिफ्ट कर देना है, या उसके लिए वहाँ पे हमने कोई स्क्रीन वगैरह लगाने हैं कि वो एक साइड पे हो जाए और उससे कोई बंदा इस तरह मिले नहीं, ताकि उसकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। Wellness nursing diagnose. It is a clinical judgment about an individual, group or community. A transition from a specific level of illness to a higher level or illness. Family coping. Potential for growth related unexpected birth of twins. क्लिनिकल जजमेंट पे हमारे पास इंडिविजुअल आते हैं या ग्रुप या कम्युनिटी लोग आते हैं स्पेसिफिक लेवल पे, और वो चाहते हैं कि वो अपने वेलनेस बरकरार रखे, हेल्थी रहे, उनको कोई डिजीज़ कोई बीमारी न लगे, ठीक है, मतलब वो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि अचानक से उनको कोई डिजीज़ लगे और वो अपने केयर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल किस तरह, एक फैमिली है जो मुकाबला कर रही है फॉर ग्रोथ के लिए, पोटेंशियल ग्रोथ के लिए, और अचानक से अनएक्सपेक्टेड उनको पता चले कि बर्थ डिलीवरी ट्विंस हो रही है, ठीक है। पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोज इफ डिस्क्राइब्स a suspected problem for which current and available data are insufficient to validate the problem. Possible social isolation related to unknown etiology. पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोज ये होते हैं, एक प्रॉब्लम है, एक करंट प्रॉब्लम है, हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है वो मतलब तस्दीक या हम कर रहे होते हैं, वो कम डेटा है, इनसफिशेंट है, ठीक है, जो हमें पूरा का पूरा प्रॉब्लम नहीं बता रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह कि हमने पॉसिबली सोशल आइसोलेशन हमने किया हुआ है, एक बंदे को हमने आइसोलेट किया हुआ है या एक बंदे ने ख़ुद को आइसोलेट किया हुआ है, और काजिज़ पता ही नहीं कि किस वजह से हमने इस तरह किया हुआ है, उस बंदे ने ख़ुद को अलग किया हुआ है, अननोन एथियोलॉजी है, अननोन काजिज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल किस तरह, एन एल्डरली widow who lives alone and admitted to the hospital. The nurse notices that she has no visitors and is pleased with the attention and conversation from the nursing staff. The nurse may write a nursing diagnosis of possible social isolation related to unknown etiology. एक बूढ़ी एक बेवा औरत है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है और वो बिल्कुल अकेली है, उसके साथ कोई अटेंडेंट भी नहीं है, न उससे कोई मिलने आता है, ठीक है, न उससे कोई बात कर रहे होते हैं, और नर्स जो है वो नोटिस कर रहा है कि ये बिल्कुल अकेले है और उनको नर्सिंग अटेंशन की ज़रूरत है, नर्सिंग स्टाफ की, कि वो बार बार मतलब नर्स को बुलाते हैं और अपने अटेंशन के लिए नर्स से एक दो बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल अकेले होते हैं, उससे कोई मिलने वाला होता ही नहीं है कि वो किसी से बात करे। तो नर्स क्या करता है, डायग्नोज में ये लिखता है कि पॉसिबिलिटी जो सोशल आइसोलेशन की है वो अननोन एथियोलॉजी है, पता नहीं कि ये क्यों अकेले है, इससे क्यों कोई मिलने नहीं आता, क्या वजह है। सिंड्रोम नर्सिंग डायग्नोज, इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ नर्सिंग डायग्नोज that frequently go together and present a clinical picture. ये एक नर्सिंग डायग्नोज का एक मजमुआ होता है, ठीक है, जो हम बोल सकते हैं कि शायद ये डिजीज़ भी हो सकते हैं, इसके साथ ये भी हो सकते हैं, इसके साथ ये भी हो सकते हैं, क्योंकि साइन सिम्टम इस तरह हमें मल्टीपल डिजीज़ शो कर रहे होते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्रोनिक पेन सिंड्रोम,
क्रोनिक पेन सिंड्रोम में क्या होता है? क्रोनिक पेन सिंड्रोम में ये होता है कि जब बहुत हाई लेवल का, बहुत ही तेज़ लेवल का आपको कोई पेन हो, बहुत ज़्यादा तेज़ हेडेक हो, या एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो, या कमर में दर्द हो रही हो, या कान में दर्द हो रहे हो, जो कि मतलब बंदा कंट्रोल नहीं कर पा रहा हो, हद से ज़्यादा हो। तो क्रोनिक पेन सिंड्रोम में कैसे इस तरह होगा, क्योंकि अगर बंदे को पेन है तो पेन के साथ साथ एक तो वो डिप्रेशन में जाएगा, दूसरा उसको एंजाइटी भी होगी, तो मल्टीपल्स हो गई। तो ये क्रोनिक पेन सिंड्रोम है। रेप ट्रॉमा सिंड्रोम। अब रेप ट्रॉमा सिंड्रोम में एक्सपीरियंस बाय रेप सर्वाइवर, डिसरप्शन नॉर्मल फिजियोलॉजी, इमोशनल वगैरह, कि किसी का रैप हुआ है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और वो मतलब ज़िंदा बच गई, वो सरवाइव कर रही है। अब वो नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव नहीं कर पा रही, नहीं कर सकती, क्योंकि नॉर्मली फिज़िकली भी वो वैसे नहीं रही, और इमोशनली भी वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रही होगी, और इसी वजह से फिज़िकली और मेंटली वो सेटिस्फाई नहीं, और वो सिंड्रोम का शिकार हो जाती है। डिसयूज सिंड्रोम, लॉन्ग टर्म बेड रिडन पेशेंट्स। अब ये डिसयूज सिंड्रोम हमें नाम से ही पता है कि एक बंदा है जो कोई ऑर्गन्स या कोई पार्ट्स या कोई एक्टिविटी कुछ भी नहीं है उसका, और वो बहुत टाइम से बेड रिडन पेशेंट है, बेड पे ही पड़ा है, वो न हिल सकता है, न कुछ एक्टिविटी कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। क्लस्टर ऑफ डायग्नोसिस एसोसिएटेड विद डिसयूज सिंड्रोम इंक्लूड इम्पेयर फिजिकल मोबिलिटी, रिस्क फॉर इम्पेयर टिश्यू इंटीग्रिटी, रिस्क ऑफ activity intolerance, risk for constipation, risk for infection, risk for injury, and risk for powerlessness, impaired gas exchange, and so on. क्लस्टर्स ऑफ डायग्नोज, बहुत ज़्यादा क्लस्टर डायग्नोज हो सकते हैं। जिस तरह डिसयूज सिंड्रोम में एक बंदा पड़ा हुआ है, एक पेशेंट है फॉर एग्जांपल 80 ईयर्स का, 80 साल का मरीज़ है, ठीक है, उसकी कोई फिजिकल मोबिलिटी नहीं है कि वो खुद से करवट ले, साइड चेंज करे, या खुद से बेड से उठे, चेयर पे बैठ जाए, या बाहर जाए, या वॉशरूम जाए, खुद से उठ बैठ नहीं सकता। तो एक तो इसकी टिश्यू इंटीग्रिटी रिस्क में इम्पेयर्ड होगी, ठीक है, इसको चांसेस है कि बेड सोर्स हो जाए। रिस्क फॉर एक्टिविटी इंटॉलरेंस, बिल्कुल एक्टिविटी नहीं है तो इसकी मसल्स पेन वगैरह ये भी हो सकते हैं। रिस्क फॉर कॉन्स्टिपेशन, की कॉन्स्टिपेशन हो जाए, और ये इन्फेक्शन के रिस्क में भी है कि बहुत ज़्यादा जो बेड सोर्स वगैरह हो जाए, या इस इमोबिल है, मोबिलिटी है, तो इसकी वजह से इसको इन्फेक्शन के चांसेस है, इंजरी भी हो सकती है। जिस तरह ये मतलब बिल्कुल पड़ा हुआ है तो इसके नीचे टिश्यूज़ डेड हो जाएंगी, और वहाँ पे ज़ख़म बन जाएगा, इंजरी हो जाएगी, और ये बिल्कुल होपलेस हो जाता है, पावरलेसनेस हो जाते हैं, मतलब इसकी खुद की कोई ताकत ही नहीं रहती, खुद से कुछ कर ही नहीं कर पा रहा होता कि ये उठे कुछ काम करे। इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, और जो बंदा आप खुद देखें, जो बंदा डेली फिज़िकली एक्टिविटी कर रहा हो, फॉर एग्जांपल वॉकिंग कर रहा हो, जॉगिंग कर रहा हो, तो गैस एक्सचेंज उसके अच्छे होते हैं, वो हेल्थी होते हैं। लेकिन जो बंदा सारा दिन बैठा बैठा रहता है तो उसको सांस लेने में वैसे मसले होता है, उसकी हार्ट वैसे नहीं होती जिस तरह एक बंदा एक्टिविटी कर रहा होता है, वर्जिश कर रहा होता है, एक्सरसाइज कर रहा होता है, उसकी जिस तरह होती है। कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग डायग्नोज। अब हमारे पास 3 कंपोनेंट ऐसे हैं जिस भी बेस पे हम नर्सिंग डायग्नोज निकालेंगे। द प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑफ डायग्नोस्टिक लेवल, कि हमारे पास सबसे पहले जो प्रॉब्लम की जो स्टेटमेंट है वो हमने लिखे होते हैं, या डायग्नोज क्या होता है, एक लेबल लगाया हुआ होता है। सेकंड, इथियोलॉजी, रिलेटेड फैक्टर्स एंड रिस्क फैक्टर्स। अब इथियोलॉजी क्या है? इथियोलॉजी है काज, कि किस वजह से, वजूहात क्या है, किस वजह से ये हो सकती है। थर्ड, हम नर्सिंग डायग्नोसिस में थर्ड चीज़ साइन सिम्टम लिखेंगे, कि हम उसकी साइन सिम्टम, उसकी करेक्टरिस्टिक लिखें। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, if describe a patient health status response to health problems for which nursing therapy is given। हमने डिस्क्राइब करना है एक पेशेंट के हेल्थ स्टेटस को, कि वो हेल्थ की तरफ क्या रिस्पांस दे रहा है, क्या मसला है जो इसको डिजीज़ या डिजीज़ प्रोसेस या कुछ इस तरह हुआ है, जो प्रॉब्लम्स पेश आए हुए, जो साइन सिम्टम पेश आ रहे हैं, जो ये अनहेल्थी हो चुका है, और कौन सी थेरेपी हमने उसको देनी है। द पर्पस ऑफ द डायग्नोस्टिक लेबल इज टू डायरेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ द क्लाइंट गोल्स एंड डिजायर्ड आउटकम्स। इट में आल्सो सजेस्ट सम नर्सिंग इंटरवेंशन। हमने डायग्नोस्टिक लेबल जो डायरेक्ट फॉर्मेशन है या इनडायरेक्ट है, हमने डिज़ायर जो हमारे गोल्स है, जो क्लाइंट्स के लिए हमने गोल रखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल
हमने नर्सिंग इंटरवेंशन की हुई है कि हमारे पास एक पेशेंट हुआ है, उसको मोशन लगे हुए है, तो हमारे सबसे पहले हमने उसको रिहाइड्रेट करना है, क्योंकि मोशन और वोमिटिंग की वजह से वो डिहाइड्रेट हो चुका है, ठीक है। और डिहाइड्रेट होने की वजह से पानी की कमी आ गई है, तो सबसे पहले हमने अपने नर्सिंग इंटरवेंशन में इसको रिहाइड्रेट करना है, इसको फ्लूइड्स वगैरह लगाने हैं, फिर इसको हमने मेडिकेशन देनी है ताकि ये थोड़ा बेटर हो जाए। हमारी ये गोल्स होगी कि इसकी वाइटल्स भी नॉर्मल हो जाए। फॉर एग्जांपल, डिफिशिएंट नॉलेज मेडिकेशंस और डिफिशिएंट नॉलेज डाटा एडजस्टमेंट, सिमिलरली एक्टिव इंटॉलरेंस और कॉन्स्टिपेशन। नॉलेज की कमी की वजह से कि वो खुद से अपनी मर्ज़ी से कभी मेडिसिन खा रहा है कभी नहीं खा रहा, या डाइटरी एडजस्टमेंट्स की वजह से कि बस जो चीज़ हाथ लगी, शावरमा लगा, बर्गर लगा, ठीक है, पिज़्ज़ा, ये फजूल चीज़ें इसने खाना शुरू कर दी, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ, एक एक्टिविटी इंटॉलरेंस और कॉन्स्टिपेशन हो गई, पेट ख़राब हो गया इसको, और फिर ये एक्टिविटी ही नहीं कर पा रहा। जिस तरह डेली एक्टिविटी में ये अपने काम पे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या जॉब पे जाते हैं, तो जब इसको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है या मोशन लग जाते हैं, तो इसकी वजह से इसकी एक्टिविटी भी टॉलरेट हो जाएगी। काजेस क्या है, रिस्क फैक्टर्स या काजेस। द इटियोलॉजी कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग डायग्नोज आइडेंटिफाई काजेस ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम। दिस आर causative factors that have influence the client's actual or potential response to the health problem। इतिहास हम काजेस देख रहे होते हैं कि क्या वजह है हेल्थ प्रॉब्लम में, हमने क्या आइडेंटिफाई किया हुआ है कि किस वजह की वजह से इसकी हेल्थ प्रॉब्लम में इश्यूज आ रहे हैं, ये अनहेल्थी हुआ है। तो ये हमारे क्लाइंट्स की जो एक्चुअल या पोटेंशियल रिस्पॉन्स है, जो अभी जिस चीज़ पेन के साथ कंप्लेंट्स के साथ आया हुआ है, वो एक्चुअली या पहले से इसको कोई मसला था, हेल्थ प्रॉब्लम पहले से कोई इश्यूज आ रहे थे जो अभी फिर से दोबारा हुए। जैसे कि एग्जांपल, एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू जनरलाइज वीकनेस और ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कि एक बंदा बिल्कुल एक्टिविटी नहीं कर पा रहा, बस सारा दिन जाके, जिस तरह क्लर्क होते हैं कुर्सी पे बैठे रहते हैं, सारा दिन कुर्सी पे बैठ के काम किया, फिर घर आके टीवी लगा के लेट गए और लेट से भी सो गए, न कोई एक्टिविटी न कोई एक्सरसाइज, कुछ नहीं। तो उसकी वजह से क्या होगा, जनरलाइज वीकनेस हो जाएगी। बिल्कुल एक्टिविटी नहीं है तो ये दिन ब दिन वीक होते जाएगा, वीकनेस होती जाएगी और ओबेसिटी हो जाएगी, क्योंकि ये कुछ भी वॉक वगैरह नहीं कर रहा होता है। जिस तरह इसकी सेडेंटरी लाइफ है कि बस सारा दिन बैठा रहता है, लेटा रहता है, तो इसके साथ ही ओबीस होता जाएगा। कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड टू इनएडिक्वेट फ्लूइड इंटेक और इनएडिक्वेट फाइबर इंटेक। कॉन्स्टिपेशन क्यों हुआ है, कॉन्स्टिपेशन इस वजह से हुआ है कि या तो फ्लूइड इंटेक की कमी वजह से इस तरह इसने सही तरह से फ्लूइड इंटेक नहीं लिया, या फाइबर इंटेक नहीं ले पा रहा, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हुई है। कैरेक्टरिस्टिक साइन सिम्टम, एस से मुराद साइन सिम्टम। Define characteristics are the cluster of the signs and symptoms and indicate the presence of the particular diagnostic label or health problem। कैरेक्टरिस्टिक हम देख रहे होते हैं, हम साइन सिम्टम देख रहे होते हैं जो कि हमें इंडिकेशन दे रहे होते हैं जो हमने एक बीमारी डायग्नोज की हुई है या जो हेल्थ प्रॉब्लम में जो इश्यूज है, साइन सिम्टम से हमें उसका पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल, फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट रिलेटेड टू डिक्रीज ओरल इनटेक मैनिफेस्टेड बाय ड्राई स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। एक पेशेंट है, उसका स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, म्यूकस मेम्ब्रेन भी इस तरह है, ठीक है। तो उसको किस वजह से, पानी की कमी की वजह से कि ये ओरली इंटेक नहीं ले पा रहा, ओरली ये ना पानी पी रहा है ना जूस पी रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कर रहा जो इसकी बदन में, बॉडी में पानी की लिक्विड की मिकदार को पूरा कर सके। तो इस वजह से इसको फ्लूइड की कमी की वजह से जो है ड्राई स्किन हो चुका है इसका। डायग्नोस प्रोसेस, द डायग्नोस प्रोसेस है 3 स्टेप्स। एनालाइज द डेटा, सबसे पहले हमने डेटा को एनालाइज करना है। आइडेंटिफाई हेल्थ प्रॉब्लम, रिसर्च स्ट्रेंथ एंड फार्मुलेटिंग द डेटा, डायग्नोसिस स्टेटमेंट। अब फार्मुलेटिंग डायग्नोसिस स्टेटमेंट किस तरह है, मोस्ट नर्सिंग डायग्नोसिस आर रिटन एज 2 पार्ट। मोस्ट नर्सिंग डायग्नोसिस जब हम बना रहे होते हैं तो मोस्ट 2 पार्ट्स में बनाते हैं, प्रॉब्लम और इटियोलॉजी भी, ठीक है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड पीई फॉर्मेट। पीई फॉर्मेट मीन पी से मुराद प्रॉब्लम एंड ई से मुराद इटियोलॉजी। प्रॉब्लम क्या है, स्टेटमेंट दैट पेशेंट रिस्पॉन्स। प्रॉब्लम ये है जो पेशेंट हमारे पास आया हुआ है, जो हमें बता रहा है, जो हमें सब्जेक्टिव डेटा दे रहा है,
कि मुझे ये मसला है, मुझे इस तरह पेट ख़राब हुआ है, मुझे स्लो मोशन लगी हुई है, मुझे वोमिटिंग आ रही है, मुझे डिजीनेस हो रही है, मुझे वीकनेस फील हो रही है, एक्सेट्रा। इथियोलॉजी फैक्टर्स कंट्रीब्यूट प्रोबेबल काजेज ऑफ रिस्पांस, कि हम इथियोलॉजी हम उसकी काजेज देख रहे हैं कि जो रिस्पांस है किस काजेज की वजह से, किस किस वजूहात की वजह से हो सकते हैं। जिस तरह एग्जांपल, प्रॉब्लम रिलेटेड टू इथियोलॉजी, एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू जनरलाइज वीकनेस, एक्टिविटी इंटॉलरेंस जो ये टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, एक्टिविटी कुछ नहीं कर रहा है, वर्क एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से जनरलाइज वीकनेस आई हुई है और ओबिसिटी आ गई है, उसको ओबीस हो गया है। या बेसिक 3 पार्ट स्टेटमेंट भी हम इसको कर सकते हैं। फर्स्ट वाला फार्मूलेटिव डायग्नोसिस स्टेटमेंट में हमने पी बोला हुआ था, यहाँ पे हम इसके साथ साइन सिम्टम भी ऐड करते हैं। पीसी प्रॉब्लम, जिस तरह हमने अभी पता, पेशेंट की रिस्पॉन्स जो प्रॉब्लम है। इथियोलॉजी जो हमें वो काजेज बता रहा होता है, जो उसकी प्रोबेबल काजेज ऑफ द रिस्पॉन्सेज जो है। साइन सिम्टम्स, अब थर्ड नंबर में जो साइन सिम्टम यहाँ पे ऐड हो चुका है। साइन सिम्टम क्या है? डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक्स एविडेंस बाय द क्लाइंट, हम प्रूफ के साथ, सबूत के साथ कि इसी हमने प्रूफ दिया हुआ है कि इसी वजह से ये हो सकता है। एज़ कम्पेयर टू गवाह ये है कि यहाँ से ये इशू है तो इस वजह से ये मसला हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल में, प्रॉब्लम रिलेटेड टू द आइडियोलॉजी इज एविडेंस बाय साइन सिम्टम, हमने प्रॉब्लम रिलेट किया हुआ है काजिस के साथ कि इस काजिस की वजह से ये प्रॉब्लम आया हुआ है, और एविडेंस हमारे पास सबूत क्या है कि इसको ये साइन सिम्टम्स हो रहे हैं, इस वजह से है। जैसे कि एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू जनरलाइज्ड वीकनेस, एक्टिविटी इंटॉलरेट हो रही है और उसकी वजह से कोई एक्टिविटी नहीं है तो जनरलाइज्ड वीकनेस आई हुई है। एविडेंस क्या है? हमने सबूत क्या पेश किया? एविडेंस हमने सबूत किया कि फटीग है, हर वक्त इस ये बस बिल्कुल तका तका हुआ होता है, पूरे बदन में जिस तरह दर्द हो रहे होते हैं, थकावट हो रही होती है, बस इसको कोई काम करने का दिल ही नहीं कर रहा होता। अब हम डिफरेंस बिटवीन मेडिकल डायग्नोस एंड नर्सिंग डायग्नोस। नर्सिंग डायग्नोस में हम क्या करते हैं? ये एक ऐसे स्टेटमेंट है जिसमें नर्सिंग जजमेंट एंड रेफर्स कंडीशन डेट नर्सेस आर लाइसेंस टू ट्रीट, एक लाइसेंसेबल नर्स होना चाहिए जिसके पास पीएनसी लाइसेंस हो या जिसके पास अपनी कंट्री का कोई लाइसेंस हो, वही बंदा नर्सिंग जजमेंट कर सकता है और स्टेटमेंट दे सकता है, और उसकी कंडीशन देख के ही वो डायग्नोस बना सकता है। अब मेडिकल डायग्नोज में इट इज़ मेड बाय फिजिशियन एंड रिफर टू कंडीशन ओनली फिजिशियन कैन ट्रीट। ये मेडिकल डायग्नोज एक फिजिशियन, एक डॉक्टर बनाएगा जो रिफ़र करेगा, ठीक है, ओनली फिजिशियन ही इसको ट्रीट करेगा, जो इसकी डायग्नोज निकालेगी। इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ नर्सिंग। अब नर्सिंग डायग्नोजिंग में स्टेटमेंट ऑफ नर्सिंग जजमेंट, नर्सिंग जजमेंट पे ही एक नर्स अपनी नर्सिंग डायग्नोज करेगा। यहाँ मेडिकल डायग्नोज में इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ मेडिकल जजमेंट में, जिस तरह मेडिकल जजमेंट में हम ब्लड टेस्ट करते हैं, हम एक्सरे करते हैं, हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, एमआरआई, सीटी स्कैन, एमआरआई ब्रेन, ठीक है, एक्सेट्रा, इन चीज़ों के बेस पे वो क्या करते हैं? डायग्नोज निकाल रहे होते हैं। It describes a patient physical, social, cultural, psychological, spiritual response to illness or health problem. हम यहाँ पे नर्सिंग डायग्नोज में हम डिस्क्राइब करते हैं पेशेंट की फिजिकली वो किस तरह है, या इसका कल्चरल लेवल किस तरह है, साइकोलॉजिकली मेंटली सेटिस्फाई है नहीं है, स्पिरिचुअली इसकी बुनियादी अकायद और इस तरह जो रिस्पॉन्स है वो कैसे है, और इलनेस और हेल्थ प्रॉब्लम के लिए इसका क्या सोच है, क्या आइडिया, क्या सोच रहा होता है। इसी तरह मेडिकल डायग्नोज हम रिफर करते हैं डिजीज प्रोसेस, और इट डिस्क्राइब पेशेंट स्पेसिफिक पैथोफिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू इलनेस। जिस तरह अब हमने कहा पैथोफिजियोलॉजिकली हम इसको देख रहे होते हैं, इसकी ब्लड टेस्ट वगैरह ये चीज़ें कर रहे होते हैं, और उसकी बेस पे ही हम कोई रिस्पॉन्स निकाल रहे होते हैं। दिस रिस्पॉन्स फॉर अमॉन्ग इंडिविजुअल, ये जो रिस्पॉन्सेज है ये इंडिविजुअल, एक नर्स जो है वो अकेले इसका नर्सिंग डायग्नोज निकालेगा। मेडिकल डायग्नोज में दिस रिस्पॉन्स आर फेली यूनिफॉर्म फ्रॉम वन क्लाइंट टू अनदर। ये जो हम डायग्नोज मेडिकल डायग्नोज निकाल रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं कि एक मरीज़ का अलहदा ही होगा, ये 2-3 मरीज़ों का एक साथ भी हो सकता है। जिस तरह हम बोलते हैं अपेंडिसाइटिस, तो अपेंडिसाइटिस ही नहीं, अपेंडिक्साइटिस जो अपेंडिक्स के इन्फेक्शन है वो सिर्फ एक ही बंदे को होगी, वो मल्टीपल बंदों को हो सकती है। अब नर्सिंग डायग्नोज में द पेशेंट नर्सिंग डायग्नोज चेंज हैज द क्लाइंट रिस्पॉन्स चेंज,
पेशेंट नर्सिंग डायग्नोज में हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं पेशेंट की क्लाइंट रिस्पॉन्स की चेंज हम कर रहे होते हैं, उसके हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, उसका केयर कर रहे होते हैं, नर्सिंग इंटरवेंशन कर रहे होते हैं, जो कि उसको वहाँ से निकाल के एक हेल्थी लाइफ की तरफ लेके आते हैं। मेडिकल डायग्नोज में द पेशेंट मेडिकल डायग्नोज रिमेन सेम बट लॉन्ग एज द डिजीज प्रोसेस इज प्रेजेंट। मेडिकल डायग्नोज में पेशेंट की जो ट्रीटमेंट है, जो मेडिसिन वगैरह दे रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें सेम ही होती है, ठीक है। और लॉन्ग टाइम डिजीज जो प्रोसेस है वो प्रेजेंट होते हैं। इस तरह नहीं कि उन्होंने मतलब फॉर एग्जांपल स्टोमाटाइटिस है, ठीक है। अब स्टोमाटाइटिस तो मल्टीपल पेशेंट की सेम है, अब इसकी मेडिकेशन तो चेंज नहीं हो सकती, मेडिसिन तो वही सेम ही होगी, ट्रीटमेंट तो वही सेम ही होगा। नर्सिंग डायग्नोज रिलेटेड टू अ नर्स इंडिपेंडेंट फंक्शन। नर्सिंग डायग्नोज हम रिलेट करते हैं नर्सिंग के इंडिपेंडेंट फंक्शन के साथ, कि नर्स खुद नर्सिंग इंटरवेंशन कर रही है और पेशेंट का केयर कर रही है, पेशेंट का ख्याल रख रही है। नर्स आर ऑब्लिगेटेड टू कैरी आउट फिजिशियन प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट डिपेंडेंट फंक्शन। अब यहाँ पे मेडिकल डायग्नोज में एक नर्स जो है, वो जो फिजिशियन ने जो डाटा लिखा हुआ है, जो मेडिसिन वगैरह लिखी हुई है या जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, अब नर्स क्या करेंगे, उसको कैरी करेंगे, ठीक है। जो प्रिस्क्राइब ट्रीटमेंट लिखी गई है तो वो डिपेंडेंट फंक्शन है, डिपेंड कर रही है डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट पे, कि डॉक्टर्स क्या लिखेगा वही नर्स एडवाइस करेगी। जिस तरह की नर्सिंग डायग्नोज में एग्जांपल है टेबलेट स्पंजिंग फॉर फीवर। जब बुखार होता है तो हम क्या करते हैं, कोड स्पंजिंग कर रहे होते हैं, या टेबलेट स्पंजिंग एक ही चीज़ है, जैसे ठंडी पट्टियाँ होती है। इसी तरह के मेडिकल डायग्नोज में हम एग्जांपल देखें तो जब बुखार होता है तो वो स्पंजिंग का नहीं बोलते, डॉक्टर डायरेक्ट बोलते हैं कि इसको पैरास्टामोल, जो कि हमारे पास पेनाडोल टेबलेट है फीवर के लिए, वो हम दे रहे होते हैं। अब नर्सिंग डायग्नोज में इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न। नर्सिंग डायग्नोज में हम बोल रहे होते हैं इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न है, कि सांस में मसला है, सांस सही तरह से नहीं आ रही, तो मेडिकल डायग्नोज में डायरेक्ट वो बता रहे होते हैं कि इसको अस्थमा है। एक्टिविटी इंटॉलरेंस है, कि एक्टिविटी सही तरह से नहीं कर पा रहा होता। मेडिकल डायग्नोज में वो कह रहे हैं कि सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो चुका है, क्योंकि मेंटली कोई इशू है ब्रेन का, तो इस वजह से एक हम बोलते हैं यहाँ पे नर्सिंग डायग्नोज में कि एक्यूट पेन हो रहा है। मेडिकल डायग्नोज में वो डायरेक्ट बता देते हैं कि एपेंडिसाइटिस है। हम बोलते हैं डिस्टर्ब बॉडी इमेज है, बॉडी में डिस्टर्ब है जिसकी वजह से एक्टिविटी कुछ काम नहीं कर पा रहा होता। मेडिकल डायग्नोज में डायरेक्ट बोलते हैं एम्पुटेशन है। एम्पुटेशन क्या है, जो एक जगह पार्ट कटी हुई हो, जिस तरह किसी का एक हाथ नहीं हो, किसी का एक पाँव नहीं हो, किसी का एक कान नहीं हो, एग्जाम्पल आंख नहीं हो। प्लानिंग। अब प्लानिंग की तरफ आते हैं, थर्ड पेज जो हमारा है। प्लानिंग इज द थर्ड पेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इन विच द नर्स क्लाइंट डेवलप client goals, desired outcomes and nursing strategies to prevent, reduce, alleviate the client health problems। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, ये थर्ड पेज है हमारे पास नर्सिंग प्रोसेस का। इसमें हम नर्स और क्लाइंट डेवलप करते हैं क्लाइंट की गोल्स और डिज़ायर, जो हम बोल रहे होते हैं कि हमने प्रिवेंशन करनी है, हम प्लान कर रहे होते हैं कि हमने पेशेंट को किस तरह इस बीमारी से निकालें और इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है कि ये बीमारी हम इसको ख़त्म करें और पेशेंट को हेल्थी लाइफ की तरफ ले जाए, वेलनेस की तरफ लेके जाए और इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इट इज़ द प्रोसेस फॉर्मुलेटिंग क्लाइंट गोल्स एंड डिजाइनिंग द नर्सिंग इंटरवेंशन रिक्वायर्ड प्रिवेंट, रिड्यूस और एलिमिनेट द क्लाइंट हेल्थ प्रॉब्लम। यहाँ पे ये है, एक ऐसा प्रोसेस है कि हम क्लाइंट्स के लिए हम गोल्स बनाते हैं, गोल सेट करते हैं, डिज़ाइन कर रहे होते हैं, फिर उसके लिए नर्सिंग इंटरवेंशन कर रहे होते हैं, जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं कि हम पेशेंट की प्रिवेंशन करें, कि वो उसको और ज़्यादा और दोबारा फिर से और बीमारी ना लग जाए, हम उसकी बीमारी को रिड्यूस करें, ख़त्म करें, एलिमिनेट करें, निकाल लें, ठीक है। क्लाइंट के हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो उसको हम क्या करें, बिल्कुल ख़त्म करें। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्लानिंग इन्वॉल्वमेंट होती है कि हम डिसीजन लें, कोई डिसीजन है कि हमने ऐसे ही करना है और फिर उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें। टाइप्स ऑफ प्लानिंग क्या है, इनिशियल प्लानिंग, आउटगोइंग प्लानिंग, डिस्चार्ज प्लानिंग। इनिशियल प्लानिंग ये है प्लानिंग विच इज डन आफ्टर द इनिशियल असेसमेंट, द नर्स हु परफॉर्म द एडमिशन असेसमेंट यूजुअली डेवलप द इनिशियल कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ केयर। इनिशियल असेसमेंट ये होती है कि सबसे पहले हमारे पास मरीज वार्ड में आ गया, हमने उसके असेसमेंट की, उसमें ट्रीटमेंट वगैरह हमने सब कुछ देखा, उसके वाइटल साइंस चेक कर ली, उसके ब्लड टेस्ट करा दी और हमने असेसमेंट करने के बाद इनिशियली सबसे पहले हमने प्लान केयर स्टार्ट किया कि इसकी 3 दिन के लिए हम इस TDS में, मतलब सुबह दोपहर शाम में ये मेडिसिन देगी, या BD में सुबह शाम हमने ये मेडिसिन देना है, ये फ्लूइड्स इसको देना है, ये इंजेक्शन एंटीबायोटिक्स वगैरह देने हैं। ये हमारा इनिशियल प्लानिंग होगा। ऑनगोइंग प्लानिंग, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्लानिंग एज नर्सेज ऑब्टेन न्यू इन्फॉर्मेशन एंड इवैल्यूएट द क्लाइंट रिस्पॉन्स टू केयर, they can individualize the initial care plan further. It occurs at the beginning of the shift. The nurse
प्लान द केयर टू बी गिवन दैट डे। अनगोइंग प्लानिंग, फॉर एग्जांपल एक नर्स है, वो उसने प्लान बनाया हुआ है, वो एक पेशेंट की प्लानिंग कर रही होती है, ठीक है, और वो इसके मतलब न्यू इन्फॉर्मेशन या जो भी है वो क्या करे, इवैल्यूएशन कर रही है, क्लाइंट के रिस्पांस को देख रही है कि क्लाइंट का केयर अच्छी तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा, उस पर कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं कर रहा, और इनिशियली वो इस केयर को फर्दर और रखना चाह रहे हैं कि इससे बेहतरी आ रही है तो ये ठीक है, अगर नहीं आ रही तो हम क्या करेंगे, केयर नर्सिंग केयर प्लान को चेंज करेंगे। बिगिनिंग से अगर शिफ्ट चल रही है नर्सिंग प्लान की केयर हम दे रहे होते हैं उसी दिन ये, तो वो चलती ही रहेगी। अगर कोई दूसरी नर्स शिफ्ट आ जाती है तो वो ऐसे नहीं करेगी कि शिफ्ट चेंज होती ही वो बोले कि नहीं मैं तो ये मानती नहीं है, मैंने नर्सिंग केयर प्लान चेंज करना है, मैंने दोबारा पे से दूसरा बनाना है, तो ऐसा नहीं करेगी। Discharge planning, the process of anticipating and planning for needs after discharge, a crucial part of the comprehensive healthcare and should be addressed each client care plan. डिस्चार्ज प्लानिंग में हम क्या करेंगे, डिस्चार्ज प्लानिंग हमारे हम पेशेंट को डिस्चार्ज करेंगे तो उसके लिए मेडिकेशन लिखेंगे कि आपने घर जाके आपने 3 दिन तक ये मेडिसिन खाना है और 1 हफ्ते बाद दोबारा फिर से आपने मुआयने के लिए आना है, फिर से पेशेंट ने आना है और डॉक्टर से आपने मुआयना कराना है, चेकअप कराना है। प्लानिंग प्रोसेस, अब प्लानिंग प्रोसेस में हम किस तरह करते हैं, प्रायोरिटी प्रॉब्लम डायग्नोज, हम प्रायोरिटी देते हैं प्रॉब्लम को और उसको डायग्नोज निकालने में, फार्मुलेट गुड डिजायर आउटकम्स, हम एक तरतीब वाइज दे रहे होते हैं, ठीक है, कि हम क्या करें, जो हमारे पास आउटकम है, डिज़ायर्ड आउटकम है, वो हमें गोल्स मिल जाए। सेलेक्ट नर्सिंग इंटरवेंशन, हम नर्सिंग इंटरवेंशन सेलेक्ट करते हैं, राइट नर्सिंग इंटरवेंशन हम लिख रहे होते हैं। अब सिटिंग प्रायोरिटीज, the nurse beginning planning, deciding the nurse required attention first, which second, and so on. सिटिंग प्रायोरिटी में हमारे सबसे अहम डिसीजन ये होते हैं कि एक नर्स जब डायग्नोज कर रहा होता है तो उसकी सबसे अहम चीज़ अटेंशन फर्स्ट, सेकंड और हमेशा के लिए उसकी सबसे अहम चीज़ अटेंशन ही होनी चाहिए कि वो पेशेंट को अपनी नज़र में रखे, ख्याल में रखे। नर्सिंग फैकल्टी आर मोस्टा हिरार्की नीड्स व्हेन सिटिंग प्रायोरिटी, नर्सिस जो है वो मोस्टा हिरार्की जो मोस्ला जो एक उन्होंने एक हिरार्की बनाई हुई है जो इंसान की बेसिक ह्यूमन नीड्स है, उस सिटिंग प्रायोरिटीज़ पे वो काम कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल, फिजियोलॉजिकल नीड्स सच एज एयर, फूड एंड वाटर आर बेसिक लाइफ एंड रिसीव हायर प्रायोरिटी देन द नीड ऑफ द सिक्योरिटी एंड एक्टिविटी। जिस तरह एग्जाम्पल फिजिकली जो नीड्स है जिसमें एयर, फूड या वाटर वगैरह, ये हमारी बेसिक लाइफ की सबसे अहम ज़रूरी चीज़ है जो कि हमारे लिए होना ज़रूरी है, जिसके हमारे हाई प्रायोरिटी है। और सेकंड नंबर पे हमें नीड ज़रूरत होती है सिक्योरिटी और एक्टिविटी की, कि हम जो भी काम करें हम आराम से काम करें, हमें कोई डर ख़तरा कुछ भी ना हो, कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम जॉब पे जा रहे हैं, हमें ये डर ना हो, हम सिक्योर हो कि कोई रास्ते में हमें लूट लेगा, हमसे मोबाइल छीन लेगा या हमें कोई मार न दे, ये डर हमारा नहीं हो। मोस्टला हिरार्की ऑफ नीड्स क्या है, सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स में सबसे पहले ब्रीथिंग, कि आपको सांस लेने के लिए साफ़ हवा होनी चाहिए, ठीक है, फूड अच्छा खुराक होने चाहिए, साफ़ पानी होना चाहिए, सेक्सुअली आप सेटिस्फाइड हो, स्लीप पैटर्न आपका सही हो, आपको होमोस्टैटिस होनी चाहिए। अब होमोस्टैटिस क्या है, होमोस्टैटिस वो सलाहियत है जिसके ज़रिए अंदरूनी माहौल को मुमकिन हद तक हम मुस्तकिम और मुतज़िन रखते हैं, ताकि जिस्म के अंदर के दर्जा हरारत, जिस तरह के ब्लड प्रेशर और इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल जो है वो मामूल पर ही रह सके, मतलब उसमें कोई चेंजेस वगैरह ना हो, ये हमारी हेमोस्टेसिस है। अब एक्सक्रीशन, जो हम चीज़ें कर रहे होते हैं उसको हम एक्सक्रीट करें, निकालें, जिस तरह हमारे स्टूल पास वगैरह, यूरिन और ये चीज़ें होती है या स्वेटिंग वगैरह होती है। अब सेकंड नंबर पे सेफ्टी, सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, सबसे अहम चीज़ कि आपकी बॉडी की सिक्योरिटी हो, आपकी जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ हो। एम्प्लॉयमेंट, कि आप एम्प्लॉय हो, ठीक है, आपको कोई नुकसान ना पहुंचे, कोई ख़तरा कुछ भी ना हो, आप सेफ़ हो। ऑफ रिसोर्सेज, ऑफ मोरालिटी, आपकी रिसोर्सेज, आपकी अखलाकियात, आपकी फैमिली, आपकी हेल्थ, आपकी प्रॉपर्टी, ये सारी सेफ़ हो। लव बिलोंगनेस, फ्रेंडशिप हो आपकी, ठीक है, फैमिली हो, सेक्सुअली इंटीमेसी हो, मतलब जो जिनसे कुर्बत है वो आप उससे सेटिस्फाई हो, खुश हो। सेल्फ इस्टीम, अब इस्टीम क्या है, सबसे पहले सेल्फ इस्टीम कि आपको ख़ुद पे एतमाद हो, ख़ुद एतमादी हो, कॉन्फिडेंस हो, यकीन हो अपने आप पे एक एतमाद हो कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं कर पाऊँगा, ठीक है। अचीवमेंट,
आप अचीव करने की सलाहियत है कि मैं मुश्किल से मुश्किल काम अचीव कर सकता हूँ। रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, आप दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हो या दूसरे आपको रिस्पेक्ट देते हो। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में सबसे पहले आते हैं मोरालिटी, मतलब जो आपके अखलाक़ियात है या आपकी जो शराफत है। फिर दूसरे नंबर पे क्रिएटिविटी, जो आपकी तख्लीक़ी सलाहियत होती है, आप में इतनी सलाहियत हो कि आप ख़ुद से कोई न्यू इन्वेंशन करें, न्यू चीज़ें ईजाद करें, ख़ुद से एक न्यू आइडियाज़ डिस्कवर करें, न्यू चीज़ें बनाएं। स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी मतलब जो बेसाख्ता ख़ुद ब खुद होते हो, जो चीज़ें हो रही होती हो। प्रेजुडाइज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग ये है कि आप अपने प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने की सलाहियत रखते हो, आप खुद ही उसको सॉल्व कर सकते हो। लैक ऑफ प्रेजुडाइज, कि आप में बदगुमानी की कमी ना हो, कि आप हर एक चीज़ से बदगुमान होते रहो या गैर मुनसिफाना रवैया ना रखते हो दूसरों के बारे में। ठीक है, कि बस ये तो इस तरह है, मैं ये हूँ, मैं ये क्यों हूँ, ये वो क्यों है, इस तरह चीज़ें नहीं। एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट्स, आप में ये सलाहियत हो कि जो फैक्ट्स है आप उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ ये गलतियाँ है, ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ गलत है। नेक्स्ट, प्लानिंग प्रोसेस, इस्टेब्लिश प्लान गोल डिज़ायर आउटकम्स, हमने प्लान के लिए गोल्स हमने इस्टेब्लिश करने हैं ताकि हमें आउटकम सही गोल्स जो हमने किए हुए हैं हमें उसके गोल्स मिले। आफ्टर इस्टेब्लिश प्रायोरिटी द नर्स सेट गोल्स, नर्सिंग डायग्नोज गोल्स में भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म गोल्स होंगे, लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे। अब शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है? शॉर्ट टर्म गोल्स ये है कि हम गोल सेट करें। फॉर एग्जांपल मेरी शिफ्ट है सुबह 8 से 2 बजे तक, अब मेरे पास एक मरीज़ आ रहा है वॉमिटिंग के साथ और उसके साथ उसको सीवियर हेडेक है। ठीक है, अब मैंने गोल सेट किया है कि मेरी ड्यूटी शिफ्ट ख़त्म होने से पहले पहले मैंने इसके वॉमिटिंग का मसला हल करना और इसके हेडेक पेन ख़त्म होने चाहिए कि मैं इसको ऐसे ट्रीट करूँ। लॉन्ग टर्म गोल्स ये हो जिस तरह ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर, ये चीज़ें होती है जो कि हम उसको बोलते हैं कि आपने महीने बाद आना है, 2 महीने बाद आना है, 5 महीने बाद आना है, जो टाइम के साथ साथ वो चल रही होती है। क्लाइंट गोल्स डिजायर्ड आउटकम, इट इज अ स्पेसिफिक मेजरेबल behavior or response that reflect the client highest possible level of wellness and dependence on infection। क्लाइंट को ये डिज़ायर हम जो आउटकम्स बना रहे होते हैं वो स्पेसिफिक होने चाहिए कि उसी हद तक ही हो और जो मुमकिन हो, जो हो सकते हो, और उसकी रिस्पांस हमें क्लाइंट के हाईएस्ट पॉसिबिलिटी लेवल पे हमें पहुंचा सके कि वो उसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो कि क्लाइंट बहुत जल्द वेल हो जाए, हेल्थी हो जाए, ठीक हो जाए और वो खुद से ही अपने सारे फंक्शंस अकेले खुद से ही करे। अब टाइप्स ऑफ गोल्स क्या है? शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स। इट इज एन ऑब्जेक्टिव दैट इज एक्सपेक्टेड टू अचीव विन अ शॉर्ट टर्म, यूजुअली लेस देन अ वीक। एग्जांपल, क्लाइंट विल अचीव कंफर्ट विद इन 24 आवर्स पोस्ट ऑपरेटिवली। जिस तरह अभी हमने कहा कि शॉर्ट टर्म गोल्स में ये हो जो हमें एक्सपेक्टेड हो, जो अचीव हो, जो शॉर्ट टाइम में हमें वो गोल्स मिले। एग्जाम्पल किस तरह? एग्जाम्पल, एक पेशेंट है, उसका ऑपरेट हो चुका है, ऑपरेट होने के बाद उसको पेन शुरू हो चुका है, पेन के लिए हमने उसको पेन किलर लगा दिया, 24 आवर्स में उसका पेन थोड़ा सेटल हो गया, ख़त्म हो गया। लॉन्ग टर्म गोल्स में इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव दैट इज एक्सपेक्टेड टू बिलीव ओवर अ लॉन्ग टाइम फ्रेम, यूजुअली ओवर वीक, मंथ्स। एग्जाम्पल्स, क्लाइंट विल एडहेयर टू पोस्ट ऑपरेटिव एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट। लॉन्ग टर्म में ये है जिस तरह शॉर्ट टर्म में हमारे पास टाइम सिर्फ वीक या दिन या घंटों तक होता है, ठीक है, इसी तरह लॉन्ग टर्म में हमारे पास महीने, साल भी, हफ्तों तक होते हैं टाइम, कि महीने भी लग सकते हैं, सालों भी लग सकते हैं, हफ्ते भी लग सकते हैं, कितने टाइम में ये गोल्स हम सेट करेंगे और ये हमें अचीव होंगे। जिस तरह के किसी का ऑपरेशन हुआ और हमने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई कि आपने वज़न नहीं उठाना, आपने सीढ़ियों पे नहीं चढ़ना, आपने ज़्यादा तेज़ भागना नहीं है, आपने ये चीज़ें नहीं खानी, इतना ज़्यादा आपने लोड नहीं उठाना है, ये चीज़ें के बारे में हम उसको रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, वो चीज़ें बताते हैं। क्लाइंट वर रेज राइट आर्म टू शोल्डर हाइट बाय फ्रेडा, हमने उसकी तिबी मुआयना किया, क्लाइंट को बोले कि आप अपना हाथ ऊपर करें, शोल्डर हाथ ऊपर करें कि आप ऊपर तक हाथ पहुंचा सकते हैं या नहीं पहुंचा सकते। वो आराम से अपना हाथ पहुंचा सकता है और सब कुछ करता है, जिस तरह पहले पेन था और हाथ ऊपर नहीं कर पा रहा था, अब कर पा रहा है। क्लाइंट वर रिगेन फुल यूज ऑफ राइट आर्म इन 6 वीक्स अर्न्स फॉर 1 मंथ।
जो क्लाइंट है उसने दोबारा रीगेन कर लिया और अपने राइट आर्म को 6 महीनों के अंदर अंदर या 1 महीने के अंदर अंदर उसने वो एक्टिविटीज़ करना शुरू कर दी जो उसके पहले फॉर एग्जांपल उसके हाथ को फालज अटैक हुआ था, पैरालाइज अटैक हुआ था और उसका हाथ काम नहीं कर पा रहा था और हमने उसकी गोल सेट की हुई थी और हमने उसकी फिजियोथेरेपी वगैरह हर एक चीज़ की और 1 महीने या 6 वीक बाद या मंथ बाद या 2 मंथ बाद वो फिर से अपने वो एक्टिविटी करना शुरू हो गया। प्लानिंग प्रोसेस नर्सिंग इंटरवेंशन। अब नर्सिंग इंटरवेंशन इन एनी ट्रीटमेंट दैट आर नर्स परफॉर्म टू इम्प्रूव पेशेंट हेल्थ। नर्सिंग इंटरवेंशन ये है कोई भी ट्रीटमेंट जो हम करें, नर्स परफॉर्म करे खुद ही, उसकी केयर करें और पेशेंट को हेल्थी लाइफ मिले। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जो बेड रिडन है, जो बेड से उठ नहीं सकता, बहुत टाइम से पड़ा है, हम उसको क्या करें, हम उसको बेड बाथ दें, हम उसको ओरल हाइजीन हम ख्याल रखें, हम उसको कपड़े ड्रेसिंग चेंज करें, बेडशीट चेंज करें और उसके साथ वो ठीक हो जाए, हेल्थी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल दिस आर द एक्शन डेट द नर्स परफॉर्म टू अचीव द क्लाइंट्स गोल। इसमें जो एक्शन है वो सिर्फ नर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं ताकि वो जो क्लाइंट्स के गोल्स है वो अचीव कर सके। टाइप्स ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन अब क्या है? इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन आर दोज एक्टिविटीज द नर्स हैज लाइसेंस इनिशिएट ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज एंड स्किल्स। इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी की मोहताज नहीं होती एक नर्स कि वो दूसरे से पूछे कि मैं क्या करूँ, कैसे कैसे करूँ और दूसरे उसको बताए। ये खुद से ही कर रहे होते हैं और ये वो बंदा करते हो जो लाइसेंस याफ्ता हो, जिसके पास नर्सिंग डिग्री हो या उसके पास नॉलेज हो या स्किल्स हो और उस स्किल्स और नॉलेज की बेस पे ही वो नर्सिंग इंटरवेंशन करेगा। डिपेंडिंग इंटरवेंशन आर एक्टिविटीज कैरी अंडर द ऑर्डर ऑफ द सुपरविजन ऑफ द लाइसेंस फिजिशियन। जो डिपेंडेंट इंटरवेंशंस हैं, जो एक्टिविटीज़ है, जिस तरह डॉक्टर्स ने बोला कि आप उसको ये मेडिसिन देने हैं, आपने ये काम करने हैं, तो वो फिजिशियन के ऑर्डर और उसको सुपरविजन में ही लाइसेंस फिजिशियन जो एक डॉक्टर है, जो MBBS FCBS डॉक्टर है, उसकी सुपरविजन में वो सारी चीज़ें वो क्या करेंगे, सारी इंटरवेंशन सारी एक्टिविटीज़ करेगी। कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन आर एक्शन द नर्स क्राइज और कोलैबोरेशन विद द अदर हेल्थ टीम। कोलैबोरेशन ये कि बाहमी ताल्लुक के साथ किसी दूसरी नर्स या किसी दूसरे हेल्थ केयर वर्कर की हेल्प के साथ आप एक पेशेंट की ट्रीटमेंट करें, नर्सिंग इंटरवेंशन करें, उसका ख्याल रखें और नर्स को हेल्थी लाइफ मिले। इम्प्लीमेंटेशन अब क्या है? इन द नर्सिंग प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन इज द एक्शन पेज इन विच द नर्स परफॉर्म द नर्सिंग इंटरवेंशन। इम्प्लीमेंटेशन कंसिस्ट ऑफ डूइंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द एक्टिविटीज स्पेसिफिक नर्सिंग एक्शन नीड टू कैरी आउट द इंटरवेंशन। नर्सिंग प्रोसेस में इम्प्लीमेंटेशन जो 4 नंबर पे आता है, इम्प्लीमेंटेशन ये होता है कि हम वो चीज़ उस पेशेंट पे लागू करते हैं, हम अपने नर्सिंग इंटरवेंशन करते हैं, हम वो चीज़ें जो हम कर रहे होते हैं, जो एक्टिविटी कर रहे होते हैं, वो हम डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं, अपनी सारी हिस्ट्री, अपनी सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करके। याद रखें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई पेशेंट है, आपकी नाइट ड्यूटी है या आपकी मॉर्निंग है, जो भी है, उसमें अगर आपके पास एक पेशेंट सीरियस हो जाता है बहुत ज़्यादा और पूरी रात आप उसका केयर करते रहे, हर 5 मिनट बाद उसके रूम में जाए और ऐसे एक पाँव पे खड़े होकर सारी रात उसका ट्रीटमेंट करें, उसको सुबह 6 बजे होने या 7 बजे होते ही वो बिल्कुल नॉर्मल सेटल हो जाए और आप बिल्कुल फिर लोगों को बोले कसम का कि नहीं मैंने सारी रात काम की, लेकिन आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं की, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में आप में के पास नहीं है कि आपने किस टाइम इसकी वाइटल्स ली, किस टाइम आपने इसको इंजेक्शन लगाए, किस टाइम फ्लूइड लगाया, किस टाइम आपने इसकी फिजियो की या नर्सिंग इंटरवेंशन जो है अपनी कोई एक्टिविटीज़ जो की है उसकी डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में, रिटर्न फॉर्म में कोई प्रूफ आपके पास नहीं है, तो इट्स मीन आपने पूरी रात कुछ भी नहीं किया। तो डॉक्यूमेंटेशन सबसे मस्ट है। आपने जो भी काम करना है सबसे पहले उसके लिए आपने डॉक्यूमेंटेशन लाजमी करनी है। नर्स परफॉर्म डेलीगेट द नर्सिंग एक्टिविटीज इंटरवेंशन डेट फॉर द डेवलप द प्लानिंग स्टेप एंड कंक्लूड द इम्प्लीमेंटिंग स्टेप बाय रिकॉर्डिंग नर्सिंग एक्टिविटीज एंड द रिजल्टिंग क्लाइंट रिस्पॉन्स। नर्स क्या परफॉर्म कर रहे होते हैं, नर्सिंग एक्टिविटी इंटरवेंशंस कर रहे होते हैं, प्लानिंग स्टेप के बाद वो क्या करते हैं, ये इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में वो चीज़ वो इम्प्लीमेंट करके अपने नर्सिंग एक्टिविटी कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ कर रही होती है और रिजल्ट में हमें क्लाइंट का रिस्पॉन्स मिल रहा होता है कि क्लाइंट में अब क्या असर पड़ रहा है, क्लाइंट्स कुछ बेहतरी की तरफ आ रहा है या नहीं आ रहा। प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन फॉलोइंग आप इम्प्लीमेंटिंग नॉर्मली इंक्लूड रीअसेसिंग द क्लाइंट। हमने बार ये जो रीअसेसिंग क्लाइंट डिटरमाइन नर्सिंग नीड फॉर असिस्टेंट इम्प्लीमेंटिंग नर्सिंग इंटरवेंशन सुपरविजन द डेलीगेटेड केयर डॉक्यूमेंटिंग द नर्सिंग एक्टिविटीज़। ये अब हम डिटेल के साथ नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। रीअसेसिंग द क्लाइंट जस्ट बिफोर इम्प्लीमेंटिंग द इंटरवेंशन द नर्स मस्ट रीअसिस द क्लाइंट टू मेक श्योर द इंटरवेंशन इज स्टिल नीडेड। रीअसिस करें, जो हम नर्सिंग इंटरवेंशन कर रहे हैं ये ज़रूरी है, मेक श्योर करें जो इंटरवेंशन है
इसकी ज़रूरत है या नहीं, दोबारा रीअसेस करें, या इसके साथ और हमें अपग्रेडेशन की ज़रूरत है कि हम और कोई चीज़ इसके साथ ऐड करें जो कि पेशेंट के लिए बेटर हो। डिटरमाइन द नर्सिंग नीड फॉर असिस्टेंस, डिटरमाइन करें नीड किस असिस्टेंस के लिए, नर्स की असिस्टेंट के लिए नीड की ज़रूरत है या नहीं। व्हेन इम्प्लीमेंटेड सम नर्सिंग इंटरवेंशन द नर्स में रिक्वायर असिस्टेंट वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग रीजन। नर्स के लिए असिस्टेंस के लिए एक या बहुत ज़्यादा रीजन्स की वजह से उसकी असिस्टेंट रिक्वायरमेंट ज़रूरी होती है, और वो क्या है वो अभी याद है आप। द नर्स इज़ अनएबल टू इम्प्लीमेंट द नर्सिंग एक्टिविटी सेफ्टी और एफिशिएंट अलॉन एम्बुलेटिंग एन अनस्टडी ओबेसिटी क्लाइंट। नर्स की जब वो अनएबल इम्प्लीमेंट कर रहा है नर्सिंग एक्टिविटी उस पर कर रहा है सेफली और इफ़िशेंटली, अगर वो ना बंदा अकेला है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा ओबीस है, ठीक है, वो या उसकी एक पाँव नहीं है, वो ऐसे ही सीधा खड़ा नहीं हो सकता, या बहुत ज़्यादा मोटा है और एक बंदी से उसका वज़न नहीं उठाया जा रहा, तो उसको असिस्टेंट की ज़रूरत है कि वो अपने साथ नर्सिंग असिस्टेंट या किसी हेल्पर या जो पेशेंट के साथ जो उसका अटेंडेंट है वह उसकी हेल्प ले और उसको क्या करे, उसकी एक्टिविटी कराए। Assistant will reduce stress on the client, turning a person when experience acute pain when moved. असिस्टेंट जो है वो रिड्यूस करे दे क्लाइंट की स्ट्रेस। क्लाइंट की स्ट्रेस क्या होती है कि ये बंदा मुझे दूसरे कन्वर्ट दे रहा है कि मैं नीचे गिर ना जाऊँ, कोई मसला ना हो जाए। अगर दूसरा बंदा होता है तो उसकी टेंशन ख़त्म हो जाती है। टर्न, जिस तरह हम पेशेंट को क्या कहते हैं टर्न कर रहे होते हैं, एक्यूट पेन है फॉर एग्जांपल एक साइड पे उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और हम उसको दूसरी साइड दूसरे करवट लेके उसको लेटा रहे होते हैं। द नर्स लैक द नॉलेज और स्किल टू इम्प्लीमेंट अ पर्टिकुलर नर्सिंग एक्टिविटी। अ नर्स हु इज नॉट फेमिलियर विद अ पर्टिकुलर मॉडल ऑफ traction equipment need assistance the first time it is applied. फॉर एग्जाम्पल लैक ऑफ नॉलेज है, एक नर्स या स्किल्स वगैरह उसको पे इम्प्लीमेंट कर रहा होता है, नर्सिंग एक्टिविटी कर रहा होता है, लेकिन नर्स जो है वो क्या कर रहा है, एक इक्विपमेंट है जो वो बैसाखी वगैरह कोई चीज़ है जिसको उसको असिस्टेंट की ज़रूरत है, फर्स्ट टाइम वो उसको यूज़ कर रहा है, उसको पता नहीं है कि इसको यूज़ कैसे करना है, तो वो क्या करेंगे, एक नर्स उसको सिखाएंगे, उसको असिस्टेंट के लिए उसको समझाएंगे, उसको बताएंगे। Implementing nursing intervention. It is important to explain the client what intervention will be done, what sensation to expect the client is expected to do, and what the expected outcome. इम्प्लीमेंट नर्सिंग इंटरवेंशन जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, एक क्लाइंट पे इंटरवेंशन कर रहे होते हैं, जब वो हो जाते हैं तो हम फिर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि क्लाइंट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, अब उसका बिहेवियर चेंज हुआ, अब उसको कैसा फील हो रहा है, आउटकम हमें क्या मिले, क्लाइंट अब पहले से कुछ बेहतर है या नहीं। फॉर मैनी नर्सिंग एक्टिविटीज इज आल्सो इम्पॉर्टेंट टू द इंश्योर द क्लाइंट प्राइवेसी। फॉर एग्जाम्पल क्लोजिंग डोर्स, पुलिंग कर्टन्स, ड्रैपिंग द क्लाइंट। हम जब भी नर्सिंग एक्टिविटी जो भी करें, फॉर एग्जांपल आप उसको बेड बाथ दे रहे हो, कपड़े चेंज कर रहे हो, या डायपर चेंज कर रहे हो, या एनजी ट्यूब लगा रही हो, या कैथेटराइजेशन प्रोसीजर कर रहे हो, एग्जांपल जो भी कर रहे हैं फॉर एग्जांपल एक्सेट्रा, ठीक है, तो उसमें क्लाइंट की प्राइवेसी सबसे मस्ट है कि क्लाइंट को आप प्राइवेसी दें, प्राइवेसी मेंटेन रखें। फॉर एग्जांपल किस तरह, अगर वो रूम है तो दरवाज़ा बंद करें, उसको बोले कि मैं ये प्रोसीजर करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त है मैं करूँ, मेरे साथ मेरा ये दूसरा नर्स है या असिस्टेंट ये भी मेरे साथ होगा, आपकी अगर इजाज़त है तो हम कर लें। वो बोले हाँ करें, हमने उससे कंसेंट लेना है, वो बोले हाँ आप कर सकते हैं तो हम करेंगे। अगर वो बोले नहीं आप इसको बाहर नहीं करें, सिर्फ अकेले आप करें, तो हम दूसरे बंदे को बाहर निकालेंगे, फिर हम अकेले खुद ही करेंगे। अगर कॉटन्स वगैरह है तो हम वो नीचे करेंगे, ठीक है, ताकि बाहर से कोई देखे नहीं, या कोई पर्दे वगैरह है तो वो लटका देंगे ताकि पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन रहे और दूसरा बंदा बाहर से कोई उसको देख न ले। सुपरविजन डेलीगेटेड केयर। अब if care has been delegated to other healthcare personnel, the nurse responsible for the client or all care must ensure that activities have been implemented according to a care plan. जो हमने एक केयर प्लान किया हुआ है, अब हमने सुपरविजन रखना है कि मैंने अपना केयर कर लिया, अब जो दूसरा नर्स है वो सही तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो एक्टिविटीज़ है वो वही इंप्लीमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या सिर्फ मैं अकेले कर रहा हूँ। अदर केयर गिवर्स में बी रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट देयर एक्टिविटीज टू द नर्स बाय डॉक्यूमेंटिंग देम ऑन द क्लाइंट रिकॉर्ड, रिपोर्टिंग verbally or filling out a written form.
जो बाकी केयर गिवर्स है वो क्या करेंगे, वो कम्युनिकेशन करेंगे उस नर्स के साथ, उसको बताएंगे डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में या क्लाइंट के रिकॉर्ड के फॉर्म में, या वर्बली रिपोर्ट करेंगे, या एक रिटन फॉर्म में एक चीज़ बताएंगे कि क्लाइंट के पेशेंट, जो हमारा पेशेंट है, जो हमारे क्लाइंट है, उसकी कंडीशन इस टाइम इस तरह थी, सीवियर हो गई थी, अब वो बेटर है, अब इस तरह इस टाइम फॉर एग्जांपल 2 बजे उसका बीपी हाई हुआ था, 3 बजे उसका फीवर थोड़ा था और वो अब सेटल हो चुका है। द नर्स वैलिडेट एंड रिस्पॉन्स एनी एडवर्स फाइंडिंग्स और क्लाइंट रिस्पॉन्स दिस में इन्वॉल्व मॉडिफाई द नर्सिंग केयर प्लान। नर्स क्या करेगा, पूरा कर वैलिडेट करेगा और रिस्पॉन्ड देगा जो भी फाइंडिंग आएगी क्लाइंट रिस्पॉन्स की तरफ से, उसमें इन्वॉल्वमेंट मॉडिफाई करेंगे। नर्सिंग केयर प्लान को हम दोबारा मॉडिफाई कर सकते हैं अगर वो उसको बेटर नहीं लग रहा, फॉर एग्जांपल उससे मरीज पे कोई असर नहीं पड़ रहा, तो हम मॉडिफाई करके नर्सिंग केयर प्लान चेंज करेंगे। Document nursing activities. After carrying out the nursing activities, the nurse complete the implementing phase by recording intervention and client response in the nursing progress notes. जो हमारा पेशेंट का जो रिकॉर्ड बुक होगा, जो चीज़ होगी, हम उस पे नर्सिंग एक्टिविटीज सब कुछ लिखेंगे कि हमने क्या किया, किस टाइम क्या चीज़ लगाया, किस टाइम पेशेंट को बात दी, किस टाइम क्यूनुलाइजेशन किया, किस टाइम ड्रिप लगाया, इंजेक्शन लगाया, किस टाइम क्या एक्टिविटी की। ये सारी प्रोग्रेस हम नोट में लिखेंगे कि पेशेंट पहले कैसे था और अब उस प्रोग्रेस हो रही या नहीं हो रही। इवाल्वेशन, जो कि लास्ट फेज है। इवाल्वेशन में इज प्लान ऑन गोइंग पर्पसफुल एक्टिविटी इफ द नर्स डिटरमाइन, ये हमारे साथ एक प्लानिंग होती है और अनगोइंग एक चल रहा होता है, एक पर्पसफुल एक्टिविटी होती है जो हमने प्री प्लान किया होता है, जो हमें पता होता है, नर्स डिटरमाइन कर रहा होता है कि हमें इसका ये गोल्स आउटकम्स मिलेंगे। द क्लाइंट प्रोग्रेस टुवर्ड अचीवमेंट ऑफ द गोल्स आउटकम्स एंड द इफेक्टिव ऑफ द नर्सिंग केयर प्लान। क्लाइंट जो है उसकी प्रोग्रेस देख रहे होते हैं कि उसकी अचीवमेंट गोल्स अचीव कर रहा है या नहीं कर रहा, उसकी कोई अचीवमेंट है भी या नहीं, या उस पर ये जो हमने नर्सिंग केयर प्लान बनाया हुआ है कि इफेक्ट है या नहीं, इफेक्टिव हो रहा है या नहीं। थैंक यू सो मच।